Good afternoon to all of you. As I go through your comments, I saw a lot of comments was there, and I believe that many of you just subscribe me and just promote me on this platform. But unfortunately, the wish is gone out of from my thinking, right? But I hope you will just do better from your side, and I from my side also. I will just try to improve myself to give you in a better way whatever I just teaching you, right? So inside the classroom it is another situation, as I told you, because all of you just it is very convenience for me, particularly ki whenever I just show you and start my teaching in a very nice way, because after just observing you, the enthusiasm comes me, and start my fluency in a very smooth way, right? But on this platform only I and mobile is there, so how can I teach you? Only recorded video you just see me so this is very okay. What I try to say you can understand me, right? So चलिए हम लोग देखते हैं रॉयलेट एट। एंड डीके आपने कमेंट्स किया था उस वीडियो के बाद में मैं बताऊंगा। और सभी को ये मैं कहूँगा, किसी ने कहा कि सर डायमेंशन चेक योर डायमेंशन प्लीज़। तो डायमेंशन देखो ये लंबा होगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि मैं अगर बताना रहे रॉयलेट एट, तो अगर 10-10 मिनट का अगर वीडियो आप लोग चाहते हो तो मैं दे दूंगा कि केवल रॉयलेट एट क्या था, ये क्या था, मैं बताते हुए आगे निकल जाऊंगा। लेकिन जो आपके सारी किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं स्किप हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा 40 मिनट जो आप पैसेंस रखते थे वो पैसेंस रख करके आप इस वीडियो को देखें, कि पैसेंस है ना, तो आपको सारी चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। अगर फिर भी इन स्पाइट ऑफ दिस, इफ देर इज एनी मिस्टेक्स फ्रॉम माई साइड्स, इफ देर इज एनी लैकनेस फ्रॉम माई साइड्स, यू कैन कॉमेंट विदाउट एनी एजिटेशंस। आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर वेरी नाइस वे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? चलो, रॉयलेट एक्ट मैं कल बताया था स्टडी आई डिस्कस यू, लेकिन थोड़ा सा इसको बताते हुए फिर से मैं आगे चलता हूँ। तो रॉयलेट एक्ट क्या था कि मैं चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म, और यही रॉयलेट एक्ट क्या था, सर सिडनी एक करके जो है सिडनी रॉयलेट जो थे, एक रिटायर्ड जज थे ब्रिटिश के, उन्हीं के अध्यक्षता में, उन्हीं के प्रेसिडेंसीशिप में जो है एक एक्ट पारित किया गया, इसलिए इसका नाम रह गया रॉयलेट एक्ट। तो है क्या एक्चुअली इस एक्ट में कहा क्या गया है? तो इस एक्ट में कहा गया है कि provisional, it empowered the provisional government to arrest to whom it suspect without any warrant। ठीक है, किसी प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि जिस पर आपको संदेह हो उसको अरेस्ट कर लो बिना वारंट के। कोई उसमें जो है एडवोकेट लॉयर इसमें काम नहीं करेंगे। किस लिए किया गया था? ताकि जितने भी रिवोल्यूशनरीज दो उपद्रव मचा रहे थे अपनी एक्टिविटी से, ब्रिटिश को जो है परेशान कर रहे थे, उस परेशानी से बचने के लिए रॉयलेट एक्ट एक जो है विकल्प के रूप में ब्रिटिश जो है इंडियन के सामने प्रेजेंट किया कि भाई अब तुम जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तुम जो है इतने तरह से जो एक्टिविटी चला रहे हो अब बंद करो, नहीं तो अब जेल जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए इस एक्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून। और इंडियन्स के नज़र में यह काला कानून के रूप में साबित होता है। इसका काला कानून, काला ब्लैक लॉ भी कहते हैं इस एक्ट को। तो एक क्वेश्चन बन के भी आ जाएगा आपका कि विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लॉ, तो रॉयलेट एक्ट लिख देना है आपको, ठीक है? तो रॉयलेट एक्ट यही चीज़ था। तो अब रॉयलेट एक्ट जो है सत्याग्रह के रूप में उभर के आएगा। ये रॉयलेट एक्ट जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो सिटीज़ में जो है वो उसको आग का काम करेंगे, वो फीलिंग्स जो है उभर करके आएगा नेशनलिज्म का ये रॉयलेट एक्ट के द्वारा। तो कैसे आएगा? तो चूंकि देखो तो सभी लोगों का क्या हुआ, एक्सप्रेशन छीन लिया। जो आप एक्सप्रेस करते थे वो राइट्स तो ये एक्ट आपसे छीन लिया कि भाई जो है अब सरकार के प्रति कुछ बोल पाएँ या कुछ हम अपनी एक्टिविटी चला पाएँ, अगर करते हैं तो जेल चले जाओगे। तो सबके मन में यही गुस्सा उभर रहा था। यही गुस्सा, इसी एक्ट के खिलाफ जो गुस्सा उभरा, वही तो नेशनलिज्म का फीलिंग आती है, और यही तो फीलिंग सबको भी यूनाइट करेगा। अरे बात समझे ना? तो ये रॉयलेट एक्ट, तो ये जब रॉयलेट एक्ट पास होकर के आता है तो गांधी जी के
अंडर में रॉयलेट सत्याग्रह शुरू किया जाता है। गांधी जी को दिल्ली से जाने से रोका जाता है, अगर क्योंकि दिल्ली सेंटर था, वहीं पर जो है सारा चीज़ हो रहा था, तो दिल्ली जाते तो और उग्र हो सकता था, तो गांधी जी को भी जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। और जितने भी तमाम लीडर्स होते हैं इस सत्याग्रह में, सारे को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस एक्ट का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ा था, तो पंजाब में पड़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे दो लीडर आपको जानना होगा, जो क्लास 8 में शायद आई थिंक पढ़ चुके होंगे। दो लीडर थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। ये दो प्रोमिनेंट लीडर थे पंजाब के, जो इस रॉयलेट सत्याग्रह को लीड कर रहे थे। इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है 10 अप्रैल 1919 को। कितना? 10 अप्रैल 1919 को, राइट। ये डेट आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ये हो सकता है 1 नंबर के लिए आपके एग्जामिनेशंस में पूछ दिया जाए। ठीक है, तो 10 अप्रैल नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा, आपका इंपॉर्टेंट रहेगा 13 अप्रैल 1919। ये जालियांवाला बाग 13 अप्रैल, ठीक है, ये 13 अप्रैल को एक घटना घटती है पंजाब के अमृतसर शहर में, जहाँ पर जालियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ पर घटना घटती है। उसी घटना को हम लोग जालियांवाला बाग मैसेकर बोलेंगे। तो है क्या था कि जब इनके लीडर्स को, दो लीडर, प्रोमिनेंट लीडर को जब अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस बाग में मीटिंग होती है। और उस दिन जो है वहाँ पर आपका जनरल डायर, लेफ्टिनेंट जनरल डायर पंजाब के थे, वो जो है वहाँ पर मार्शल लॉ लगा के रखे गए थे। ठीक है, तो मार्शल लॉ क्या होता है वो भी हम आपको बता दिए थे कि मार्शल लॉ एक लॉ होता है जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है, मतलब अंडर में आ जाता है, जितने भी आर्मी होते हैं या फोर्सेस होते हैं उनके कंट्रोल में सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, और वो जो चाहेंगे वो उसमें कर सकते हैं। तो ओवर ऑल पावर्स कम्स अंडर द आर्मी, दिस इज कॉल्ड मार्शल लॉ। तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी आप कोई भी लीडर भी आएंगे तो उनका बात नहीं सुना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्शल लॉ यही होता है कि उन्हीं का लॉ वहाँ पर उस दिन जो है लागू होगा, जो वो आर्मी के हेड जो चाहेंगे, यानी जो वहाँ के पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, जनरल डायर। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग के समय में कौन से लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो जनरल डायर। 1 नंबर के लिए यहाँ भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, राइट। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसमें लगा हुआ था, तो वहाँ उस दिन 13 बैसाखी का दिन था। पंजाब में तो बैसाखी खूब धूमधाम से मनाई जाती है, पूरे देश में आप सब जानते हो। तो कुछ लोग जाकर के जो है जनरल डायर के पास गया कि क्या सर, हमारे यहाँ जो है इतने बड़े पर्व है, और आप जो है सर हमको जो है आपसे विनती है कि हमको दिया दीजिए कि इतने बड़े। तो उनको कन्विंस कर लिया गया। तो उन्होंने किया कि ठीक है, ग्रुप में नज़र नहीं आओगे, 4 से 5 लोग जो है से ज़्यादा नज़र नहीं आओगे, और कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इस शर्त पे मैं आप लोगों को छूट देता हूँ कि आप इस पर्व को मना सकते हो। एग्री हो गए। तो बहुत लोग जो है दूसरे जगहों से भी वहाँ पर जो है जलियांवाला बाग में घूमने के लिए आए थे, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी माँ के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में। और किसी ने जा कर के ये ब्रिटिश को ये सूचना दे दी गई कि भाई वहाँ पर मीटिंग हो रही है, ब्रिटिश के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। जनरल डायर आग बबूला हो गया कि ये क्या, मैंने तो उसे ऑर्डर दिया था कि भाई वहाँ पर अपना जो है पर्व मनाओ, बैसाखी मनाओ, और वे हमारे ही यहाँ जो हमारे खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहा है। ऑर्डर दिया, मूव, अपने ट्रुप्स को सारे को ऑर्डर दिया जनरल ऑर्डर में। और जलियांवाला बाग की खासियत क्या थी? जलियांवाला बाग की खासियत है कि ये चारों तरफ से घिरा हुआ बाउंड्री था, वन साइड केवल एंट्री थी, ये लॉक थी, और बीच मिडिल में एक कुआं था, राइट। तो कहीं भी इंट्रेंस नहीं था, ओनली वन इंट्रेंस वाज देयर। तो लोग यहाँ पर सब कुछ मीटिंग कर रहे थे, रिवोल्यूशनरीज लोग, और कई सारे जगह से लोग आए हुए थे। अब वो आया बंदा और 10 मिनट तक गोलियां चलवा दी, इंट्रेंस को बंद कर दिया, और वहां से 10 मिनट तक गोलियां चली। लगभग 400 लोग जो है इसमें मारे गए, और 1000 लोग से भी ज़्यादा जो है इसमें क्या गया, जवान अपना जो है जान गंवा दिए। अपने जान बचाने के लिए सोचो कि जितने भी बच्चे थे, महिलाएं थे, बूढ़े थे, सब इस कुएं में जो है तड़पना शुरू कर दिए, कम से कम उस गोलियों से तो बच जाए। वो नहीं देखते हैं कि आग आपके, सपोज कर लीजिए आपको जान के खतरा है, एक सपोज कर लीजिए आप जंगल में जा रहे हो, शेर पीछे आ गया और जो है पीछे खाई है,
तो आप क्या करोगे? कई सारे फिल्मों में भी देखते हो कि खाई आगे जो है विलेन पीछा कर रहा है, नदी है, तो वो बेटर समझता है कि इनके कब्जे में आने से है कि जंप कर जाओ, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो वही सिचुएशन यहाँ भी था। इंट्रेंस एक ही थे, गोली चल रही है, क्या करेंगे लोग, कुआं है, तड़प जाओ, बच जाएंगे किसी तरह। और आपको ये बिलीव नहीं होगा कि वो कुआं जो है लाशों से भर गई। इतनी क्रूर घटना शायद हिस्ट्री में ना घटी हो कभी। तो डीके ने बोला था, डीके का कमेंट मैंने देखा था, एक कमेंट था कि सर इसकी जो है तुलना हम तो ब्लैक होल घटना से कर सकते हैं जो प्लासी में हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला ने किया था। नहीं, हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली वो घटना घटी भी है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में दी गई है, क्योंकि एक अंग्रेज बंदा उसमें केवल बचा हुआ था, ब्लैक होल, इसीलिए उस इंसिडेंट को उसके नाम पर रख दिया गया, ब्लैक होल इंसिडेंट। अब सोचो, इतने बड़े राजा क्या ये छोटा सा कमरे में बंद कर देगा 43 लोग, 23 लोग मर गए, 23 लोग ही बचे थे। और यहां पर तो 400 लोग मारे गए, बच्चे लोग मारे गए, महिलाएं मारे गई, बूढ़े मारे गए। वी कांट कंपेयर बोथ द इंसिडेंट्स। और आपको ये ताजुब होगा, जब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे डेविड कैमरून, वो जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे आज से 12-13 साल पहले, जब यूपीए की सरकार थी, तो उन्होंने जब विजिट किया जलियांवाला बाग और वहाँ के बारे में सारे कुछ देखा, उन्होंने भी गलती स्वीकार किया कि यस हम लोग से गलती हुई। इससे पहले वो गलती कभी स्वीकार नहीं किए थे। अब सोच सकते हो कि कितनी बड़ी घटना थी और उन लोग को ये रियलाइज हुआ। जनरल डायर को ब्रिटिश बुला करके उनको शाबाशी दिया गया, शेर, वाह रे शेर। उनको दंडित करने के बजाय उसको वहां वाही दिया जा रहा है। हरी बात समझ में? इंडियंस लोग और आग बबूला हो गए। एक तो इतनी बड़ी घटना कर लिया और उसको शेर कह कर और उसको जो इनाम दे करके जो है ये कर रहे हैं, केवल पोस्ट से हटा दिए, तो ये क्या हुआ? ये आग बबूला हुए, सारे लोग एक हुए, अब एक होना पड़ेगा। तो चैप्टर भी यही है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में जो नेशनलिज्म जो हो रहा है उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक फैक्टर्स आपने देखा, रॉयलेट एक्ट, इसीलिए इंपॉर्टेंस दिया रॉयलेट एक्ट पढ़ने का इस चैप्टर में। बहुत कोई सोच रहे होंगे कि सर रॉयलेट एक्ट का कनेक्शन नेशनलिज्म में कैसे आ गया? अरे भाई, तो ये फीलिंग्स नहीं जगा, सारे लोग में जो एक्सप्रेशन दब गया। वो भी कह रहा है यार हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो भी कह रहा है कुछ नहीं कर सकते, वो बोलता है हम लड़ ही नहीं सकते। सबका एक ही कॉमन है, क्या कॉमन है? दुख। वो दुख है कि एक्सप्रेशन नहीं कर सकता इस एक्ट के कारण, नहीं तो हम जेल चले जाएंगे, प्रताड़ित होंगे ब्रिटिश के द्वारा। सबका फीलिंग्स एक हो गया तो हुआ कि नहीं? नेशनलिज्म भी तो यही है, द फीलिंग ऑफ वननेस। सब एक हो गए, है ना? तो हम देखेंगे कि नेशनलिज्म में क्या क्या फैक्टर्स इंडिया में होता है। इकोनॉमिक होता है, पॉलिटिकल होता है, सोशल होता है, रिलीजन होता है, कल्चरल अवेकनिंग होता है ना? प्रेस का जो है बंद कर देना जो होता है, सेंसरशिप ऑन प्रेस, ये सारी फैक्टर्स जो हैं ब्रिंग करते हैं पीपुल को अंडर वन रूफ, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म का अलग अलग मीनिंग जो होता है, हर कम्युनिटी के लोग अलग अलग उसको परसीव करते हैं, अलग अलग आयाम होता है नेशनलिज्म का, ठीक है? और हम लोग देखते हैं अभी आगे कि देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो क्या हुआ, जब सब आने लगे तो ब्रिटिशर्स लोग ने क्या क्या कि सत्याग्रही, जितने भी रॉयलेट के सत्याग्रही लोग थे, सबको पकड़ना शुरू कर दिए। सारे लोगों को ऐसा टॉर्चर करने लगे कि उन लोग याद रखे कि भाई जिंदगी में फिर ऐसा जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ना नहीं है। लोगों को नाक लगवाए, रोड पे रेंगता हुआ ले जा रहे थे, सलाम करवाते थे, कई तरह का टॉर्चर होने लगा उन पे, है ना? तो सत्याग्रही लोग को जो है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो इस लाइन में, ये सारे सलाम लगे, स्ट्रीम्स लगे, है ना? सारे लोगों को
तो गांधी बॉम्बिंग होने लगी, पंजाब में भी बॉम्बिंग होने लगे, है ना, डराने धमकाने के लिए। तो गांधी जी तो भाई जो अहिंसा के पुजारी थी, नॉन वायलेंस के, उनका तो एक ही था विपन्स था, वो क्या था? सत्याग्रह। आग्रह करो, एक्शन मत करो। ब्रिटिशर्स के कॉन्सेंस को टटोलो, उनके हिलाओ, उनके मन को, फिजिकल टॉर्चर मत करो। गांधी जी का यही तो टूल्स था। और ये देखते हुए गांधी जी देखे भाई इस मूवमेंट में वायलेंस हो रहा है, तो रॉयलेट सत्याग्रह को भी वापस ले लेंगे भैया। अब इस सत्याग्रह वापस, जहां भी हम देखेंगे जिस मूवमेंट में अहिंसा की बात होगी, गांधी जी वहां सरेंडर कर जाते हैं, है ना। तो क्या है कि अब यहां देखिए, अब एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है यहाँ पर? एक तो महात्मा गांधी नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। अब गांधी जी चाहते हैं कि एक नेशन वाइड पे इस सत्याग्रह, रॉयलेट सत्याग्रह ने दिखा दिया, चूंकि ये रिस्ट्रिक्टेड था, कुछ टाउन शहर में ही था, पूरे इंडिया के पार्ट्स में नहीं फैल सका था, कुछ ही जो है शहर में फैला था। लेकिन ये मूवमेंट ने शो कर दिया कि ये मूवमेंट में औरत भी, महिलाएं भी, जितने भी मास मूवमेंट मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट्स करने लगे। गांधी जी का हिम्मत बढ़ गया कि भाई कुछ अब वाइड नेशन रूप में, ताकि इसमें जितने भी शहर में, जितने भी कोने में बसे हुए लोग हैं, सब जो है मूवमेंट में भाग जब तक नहीं लेंगे, तब तक जो है कोई मूवमेंट सफल नहीं होगा। राइट। और उन्होंने एक मास मूवमेंट चलाने का एक तरीका उस समय सोच लिया था, हिंदू मुस्लिम को क्लोजर लाने का, एक साथ लाने का। तो आप बोलोगे कि सर क्या हिंदू मुस्लिम मुस्लिम पहले नहीं थे एक साथ? नहीं। क्लास 8 में पढ़ोगे, मुस्लिम लीग का जब फॉर्मेशन हुआ था, मुस्लिम लोग अपने जो है राग पा रहे थे, हैं? तो मुस्लिम लोग अलग ही चल रहे थे, हिंदू अलग चल रहे थे, बिखराव की स्थिति था। जब तक समाज में सब कम्युनिटी एक नहीं होंगे तो किसी भी शोषण को वो हरा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। तो गांधी जी को एक मौका मिला कि हिंदू मुस्लिम की एकता को हम कैसे साथ में लाएं। तो उनको एक चांस मिल गया। 1914 में हम देखेंगे कि वर्ल्ड वार हो रहा था। तो इस वर्ल्ड वार में एक यूरोपियन कंट्री जी थी, ऑटोमन इंपायर। ऑटोमन इंपायर था। ये ऑटोमन इंपायर में कौन रूल कर रहा था? इसी ऑटोमन इंपायर का एक टर्की था, शहर कंट्री था टर्की। ठीक है, क्या नाम था? टर्की। इस टर्की का जो हेड था, यानी सुल्तान जो था, यानी सुल्तान नहीं, मैं खलीफा बोलूंगा, टर्म्स यूज करूंगा, खलीफा। तो खलीफा क्या होता है? खलीफा एक पोस्ट होता है कि जितने भी वर्ल्ड में मुस्लिम राज्य चल रहा हो, वो उसका रिलीजियस हेड भी होता है और पॉलिटिकल हेड भी होता है। उसी को हम लोग खलीफा बोलते हैं। और उसी के अंडर में जितने भी मुस्लिम राज्य चल रहा होता है, और उस राज के जो हेड होते हैं, उसको सुल्तान बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये बहुत बड़ा इंपायर है, यहाँ का जो राजा है, हेड होगा, ये होगा खलीफा, और इसी के अंडर में सपोज करो ABC, 3 जगह, और यहाँ भी जो है मुस्लिम राज चल रहा है, जो इसका हेड होगा ये कहलाएगा सुल्तान, ये कहेगा सुल्तान, यही कहेगा सुल्तान कहलाएगा। ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी जो है उस समय जो है तुर्की के जो खलीफा थे, उसको जो है अपना रिलीजियस हेड मानते थे इंडियन मुस्लिम लोग। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ब्रिटिश जो है इसी टर्की के अगेंस्ट में लड़ रहा था। और तब जो है अपोज भी किया गया मुस्लिमों के द्वारा कि भाई जो है आप लड़ने जा रहे हैं। तो ब्रिटिश ने बोला कि घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, टर्की को जो है मैं एज इट इज उसका पोस्ट है सब रहने दूंगा। लेकिन उसने विश्वासघात किया
और टर्की को हरा देता है। उसके पॉलिटिकल राइट्स और जितने भी राइट्स थे खलीफा के पोस्ट को ही हटा दिया, टर्की को बर्बाद कर दिया। इससे वो जो है जो इंडियन मुस्लिम थे उनके अंदर जो है एक आग बबूला जो है उबल रहा था कि भाई ये क्या कर दिया, गुस्सा हो गए, दे बिकम एजिटेटेड। एजिटेट होके क्या करोगे भाई, क्या कर लोगे? उतने बड़े कंट्री को आप मुस्लिम क्या कर लोगे? तो उनको कोई लीडर चाहिए था। तो इसी खलीफा के अगेंस्ट में जो ये टर्की ब्रिटिश ने जो काम किया, तो ये दो यहाँ लीडर थे, मुस्लिम लीडर थे इंडिया में, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिसको अली ब्रदर्स भी कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन भी आता है कि नेम टू अली ब्रदर्स हु सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, हु स्टार्टेड द खलीफत मूवमेंट। तो ये दो का नाम आप लिख दोगे बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े प्यार से लिख देना। लेकिन इनको सपोर्ट की जरूरत थी। ठीक है, तुमने जो है मूवमेंट चालू कर दिया, लेकिन बिना गांधी के बाबा के नहीं होगा। गांधी जी हर मूवमेंट में शामिल होंगे, उनके बिना कोई मूवमेंट इंडिया में सक्सेस नहीं करेगा। और तब ये दोनों जो है भाई जो है गांधी जी को अप्रोच किया कि आप मेरे मूवमेंट में सहायता करें। और गांधी जी भी तो इसी ताक में थे कि कोई मुझे ऐसा अवसर मिले ताकि मैं हिंदू और मुस्लिम को एक ला सकूं, सामने ला सकूं। तो इस गांधी जी के स्टेप से कई हिंदू लोग और कई कांग्रेसियों ने इसका अपोज किया कि भाई जो है आप उनके मैटर में, उनके रिलीज मैटर में इंटरफेयर नहीं कीजिए, नहीं तो ये मुद्दा चेंज हो जाएगा। बहुत तरह की बातें हुई दोनों के बीच में, लेकिन गांधी जी नहीं माने, उनको कन्विंस किया। तो दो गांधी जी यहाँ पर सेशन होता है, कांग्रेस के सेशन होता है गांधी जी को मनाने के लिए, ठीक है, कांग्रेस का, कि भाई जो है इसमें एक होता है आपका कलकत्ता सेशन, ये आपका जो है मैप वर्क में आता है, यह 1 नंबर के लिए भी आता है। कलकत्ता सेशन कब हुआ था? हुआ तो 2 सेशन 1920 में दोनों जगह हुआ, ठीक है। कलकत्ता सेशन तो किस चीज का कलकत्ता सेशन? सितंबर 1920 में मैप में दिखाने के लिए आता है 1 नंबर के लिए कि सितंबर 1920 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कलकत्ता सेशन। ऐसे तो कलकत्ता सेशन बहुत हुआ, लेकिन 1920 सितंबर 1920 इंपॉर्टेंट। और इसी जो है नवंबर एक और आएगा, नवंबर 1920, ठीक है, उसमें जो है कांग्रेस का सेशन होता है, उसमें जो है लोगों को वो मना लेते हैं, ठीक है। नवंबर 1920 का जो नागपुर सेशन होता है उसमें गांधी जी जो है लीडर्स को मना लेते हैं कि भाई जो हम सब करने जा रहे हैं, उनके सपोर्ट करने जा रहे हैं, ये कैसे जो है हिंदुओं को और मुस्लिमों को जो है एक करेंगे, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक जो है हम किसी भी शोषण के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो बहुत सारे कांग्रेसी मान गए, किस में माने? नागपुर सेशन 1920। तो नागपुर का सेशन और जो है कलकत्ता का सेशन दोनों सितंबर 1920 और 1 नवंबर 1920 का याद रखिएगा, मैप वर्क में आता है एग्जामिनेशन में, राइट। तो अब जो है नागपुर सेशन 1920 में जो होता है कांग्रेस का, तो उन्होंने मान लिया और एक मूवमेंट चालू किया गया जिसका नाम होगा अब नन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी भी तो बोले थे कि भाई रॉयलेट सत्याग्रह जो है ये सक्सेस नहीं हुआ, अब हमको नेशन वाइड पे जो सारे लोग इसमें आ सके वैसा मूवमेंट चालू करना है। तो यही एक मूवमेंट चालू होगा जिसको हम लोग बोलेंगे नन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसी मूवमेंट में जो है उनका जो है 2 एस्पेक्ट्स होगा गांधी जी का। एक एस्पेक्ट्स होगा क्या कि जो खिलाफत मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने का, और जो जलियांवाला बाग जो होता है उसका कंडेम करने का, ठीक है, दुख प्रकट करने का। ये 2 मेजर जो एस्पेक्ट्स होता है गांधी जी का इस मूवमेंट के लिए। तो अब एक नया क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स क्या होता है सर, व्हाट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी क्या बोलते थे कि अंग्रेज अगर हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं तो ओनली ड्यू टू अस, we support them, that's why they remained here and rule over us, right। तो गांधी जी क्या बोले कि भाई जब तक हम लोग उन लोग को सहयोग कर रहे हैं तब तक वो अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग सहयोग करना बंद कर देंगे वो यहाँ से खुद चल जाएंगे। आप बोलोगे फिर क्वेश्चन सर सहयोग कैसे कर रहे हैं सर,
आप उनके द्वारा खोले गए स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं क्या? जा रहे थे। उनके द्वारा जो कपड़े या जो वस्तु बनाई जा रही है क्या हम लोग यूज नहीं कर रहे थे क्या? कर रहे थे। क्या वो जो पुलिस स्टेशन खोल के रखे थे क्या सारे ब्रिटिशर्स लोग ही उसमें काम करते हैं क्या? इंडियंस लोग काम कर रहे थे क्या? कर रहे थे क्या? कर रहे थे। मतलब हर सेक्टर में हम देखेंगे कि ब्रिटिश केवल अकेला जो शासन नहीं कर रहे थे, इंडियंस के सपोर्ट के साथ ही वो लोग काम कर रहे थे। तो गांधी जी ने बोला कि भैया सारे सपोर्ट को हटा दो, देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कितना जो है अपने आप जो है रूल कर पाएगा। लाओ तुम आर्मी, लाओ तुम पुलिस वाला, लाओ चौकीदार, लाओ मर्चेंट्स, कितना लाओगे? सारे इंग्लैंड फिर इंडिया में आ जाएंगे, फिर इंग्लैंड बचेगा? समझ में आ रही बात? तो गांधी जी ने यही कहा था। तो उनकी एक बहुत ही अच्छी किताब है हिंद स्वराज। ये याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है हिंद स्वराज। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया है, या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा गांधी ने कौन से किताब लिखी। इससे जो किताब बहुत सारी लिखी है, लेकिन ऑप्शंस में अगर आपका जो किताब में लिखी हुई हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज आपको टिक कर देना है। राइट, चलिए अब हम लोग और देखते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे कि अब जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इंडिया में अब शुरू हो जाता है। तो अब कॉपरेशन जो है हटाना शुरू कर देते हैं। राइट, तो ये जो एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका देखिएगा, हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट। अब असहयोग जिसको बोलते हैं, सहयोग नहीं करना है, ये एक मूवमेंट कैसे बन गया? अब दिमाग में आ रही होगी बात कि कैसे बन गया। इस मूवमेंट में बहुत सारे स्टेजेज होती है। मूवमेंट क्या होता है, आंदोलन क्या होता है? सपोज कर लो कि आपके कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कुछ गड़बड़ी होती है और आप उसके प्रति जो है मांग करते हो कि ये नहीं गड़बड़ी हुई है। सब कोई जान गए कि हाँ वाकई में हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूशन मानने के लिए तैयार नहीं कि मुझसे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो आपके एरिया के जितने लोग होंगे, जब आप इसको आवाज उठा रहे होंगे तो सब सपोर्ट कर रहे होंगे कि नहीं भाई इंस्टीट्यूशन ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, सब कोई सपोर्ट करेंगे। तरीका अलग हो सकता है, कोई पेपर के माध्यम से, कोई रैली निकाल करके, कोई जो है इनडायरेक्ट वे में, कई तरह के फॉर्म हो सकते हैं विरोध करने का, तो करेंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें जो है बहुत सारा जो है फोल्ड आता है, स्टेजेस आता है इस मूवमेंट में। क्या क्या स्टेजेस आएगा? तो पहला जो है उपाधियों से सरेंडर करने के लिए आता है। ठीक है, वॉट एवर द टाइटल्स कन्फर्ड ऑन देम द इंडियंस स्टार्टेड जस्ट रिटर्न टू द ब्रिटिश, दे बॉयकट द टाइटल्स कन्फर्ड ऑन देम। तो इसमें सबसे पहले कौन आए? रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहां से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन ऐसे पुरुष थे जो नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया अंग्रेजों को? योर आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। या दूसरे वे में आ सकता है क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि जो है लौटा दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दरमियान में? द नाइटहुड। तो नाइटहुड एक उपाधि होती थी जो दी जाती थी कि उसके बाद जो है वो व्यक्ति जो है अपने नाम के पहले सर की उपाधि लगा सकता है, यानी सर। ये तो वो नाइटहुड कभी कोई स्पेसिफिक फील्ड में अच्छे काम करने के लिए नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत अच्छे जो एजुकेशनिस्ट भी कह सकते हो कि गुरुकुल का जो परंपरा चालू किया उन्होंने, देखा होगा आपने। ठीक है, उनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। तो नाइटहुड तो उन्होंने लौटा दिया। फिर सेकेंड स्टेज इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या आती है? नाइटहुड टाइटल्स। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेंड्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस कम्स अंडर द नॉन कॉपरेशंस। तो पहला था रिटर्न द टाइटल्स। नंबर 2 क्या लिखोगे? बॉयकट करना शुरू किए। क्या चीज का बॉयकट करने लगे? किस चीज का विरोध करने लगे उन लोग?
सिविल सर्विसेज का, आर्मी पुलिस का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्कूल्स का, फॉरेन गुड्स का, ये जितने भी सारी चीज़ आपकी बुक्स में दी हुई है सारी चीज़ का उन्होंने विरोध करना शुरू किया। बच्चे ने बॉयकॉट कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा जो ब्रिटिश का बनाया हुआ है, गुड्स सामान मैं नहीं लूँगा, ठीक है, जो भी सिविल सर्विसेज थी वो मैं नहीं दूंगा, आर्मी में नहीं ज्वाइन करूँगा, पुलिस में नहीं जाऊँगा। इससे क्या हो जाएगा, ब्रिटिशर को बहुत बहुत नुकसान झेलना पड़ जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि उस ईयर में ब्रिटिशर्स लोगों का इनकम हाफ हो गई थी, ठीक है ना। अब इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या था इन द, देखो यहाँ पर इन द मंथ बिटवीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द मंथ्स ऑफ बिटवीन सितंबर एंड, ठीक है, दिसंबर देयर वाज इंटेंस टसल विद द कांग्रेस। ये लाइन क्यों लिखी भाई कि क्यों टसल्स हो गई भाई सितंबर और दिसंबर के बीच में, कांग्रेस के बीच में ही विरोध हो गई। विरोध इसलिए हुए कि कोई पक्ष चाहते थे कि हम जो है इसका विरोध खुले आम इस तरीके से ना करें, हम कुछ चाहते थे कि भाई कि इसका जो है समाधान निकाला जाए, जो भी असेंबली होती है उसमें जा करके लॉ बनाया जाए और जो है सरकार पर प्रेशर बनाई जाए। यहीं से निकल करके तो आएंगे रिवोल्यूशनरीज लोग कि भैया आपका मेथड आपको मुबारक, आपको मेथड आपको पूरा, हमको जो चाहेंगे हम कर लेंगे, ठीक है। अंततः ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है जो गांधी जी चलाए जाते हैं कि ठीक है आप चलाइए, क्योंकि गांधी जी की उसमें हैसियत थी, भले ही कितना उनका कोई विरोध कर ले उनका सम्मान होता था, मानते थे लोग, ठीक है गांधी जी आप जो बोल रहे हैं सही है, चलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस सेशन का जो नागपुर का जो था सेशन, उसमें 1920 में दिसंबर 1920 में नागपुर का सेशन होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है अडॉप्ट किया गया था वो कांग्रेस के किस सेशन में किया गया था। तो आपका आंसर होगा कि नागपुर का सेशन दिसंबर 1920 में किया गया था। तो हाउ क्वेश्चन इज फ्रेम्ड time to time, I just telling you, if you write it down in your copy also or just underline in your book also, whenever you sit for study you come to know which type of question is asked in your examination, right। चलिए अब इस क्वेश्चन में एक और लाइन आपका दे देता है कि ये मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं और ये कैसे जो है अलग अलग तरीके से चलता है सब जगह, अनफोल्ड कैसे लोग इसको लेते हैं, कैसे परसीव करते हैं लोग, कैसे कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में ये जो है आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन का जो है प्रचारित करता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे दूं, मैं बोलूं कि सभी को विरोध करना है सीसीएल का, विरोध करना है, मैं एक लाइन बोल दिया, आप जितने भी चरही वासी होंगे वो इस विरोध का अपने अपने तरीके से लेंगे, कोई आएंगे गेट बंद कर देंगे, कोई आएंगे कि किसी को जाने नहीं देंगे, कोई होंगे कि जितना भी सीसीएल का काम होगा रोक देंगे, होने नहीं देंगे, अलग अलग तरीके से आएंगे, लेकिन मकसद क्या है, विरोध करना। फॉर्म्स अलग हो सकते हैं। उसी तरह गांधी जी बोल दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे, असहयोग। अब देखेंगे कि भाई सब जो यहाँ के वर्कर्स जो होंगे, नाई धोबी जो होंगे, बिजनेसमैन लोग जो होंगे, पीजेंट्स लोग जो होंगे इंडिया में, इसको अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे होंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक। तो देखे, ये देखिए पिक्चर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जिसमें कितने भारी भीड़ दिख रही है आप लोग को। इसीलिए आपका एक नया टॉपिक निकल के आ जाता है, एक नया चैप्टर, डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट। फॉर्म्स चेंज हो रहा था मूवमेंट में, अलग अलग तरह के मूवमेंट चालू हो रहे थे और उसका फॉर्म्स भी अलग अलग दिख रहा था, राइट।
तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लास्ट करेंगे और उसके बाद हम विराम करेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें आपका जो है 1921 में और बहुत सारी चीज़ आती है उसमें, है ना, जो लोगों को एक करने का काम आता है। तो हम देखेंगे मूवमेंट इन द टाउन्स, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ टाउन्स में कैसे उसको ग्रहण किया गया, गांधी जी के द्वारा चलाई गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उस समय के शहर थे, उसमें शहर में कैसे मूवमेंट स्टार्ट होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे मेनली जो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशंस करते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं कैसे। तो जितने भी लोग मिडिल क्लास तो एजुकेटेड होते थे, तो एजुकेटेड लोग क्या करेंगे, स्कूल छोड़ देंगे जाना, विद्यार्थी लोग कॉलेजेस जाना छोड़ देंगे, हेड मास्टर्स टीचर्स सब रिजाइन कर देंगे, लॉयर्स जो है अपना प्रैक्टिस करना कोर्ट में जाना छोड़ देंगे, पॉलिटिकल लीडर्स जो होंगे इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे, है ना। तीन सारी चीज़ जो होंगे, एक में दिया है कि इसमें यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है लेकिन बनता नहीं है ऐसा, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी हर तरह से कर सकते हैं कि इलेक्शन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में इलेक्शंस बॉयकट किए जा रहे थे। सिर्फ एक प्रोविंस थी जहाँ पर नहीं किया गया था, कौन सा था, वो था आपका मद्रास। कौन था, मद्रास, जहां पर जस्टिस पार्टी रूल कर रही थी। और जस्टिस पार्टी रूल कर रही थी, इसमें ऐसे मेंबर्स थे नन ब्राह्मण्स थे। उन लोग चाहते थे कि भाई हम इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करें और हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियां आ जाएं जो हम कुछ कर सके। जो ब्राह्मण्स लोग अभी पहुंच उनके पास थी, जो इन शक्तियां थी उसमें ब्राह्मण्स लोगों के पास कुछ शक्तियां होती थी, बॉयकट इलेक्शन से लड़ करके जो है उनके पास कुछ शक्तियां होती थी। तो चाहते थे नॉन ब्राह्मण्स लोग जो है कि भाई हम ये इलेक्शन को बॉयकट नहीं करेंगे, यही तो मौका है कि हम इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, क्योंकि सब कोई जो है बॉयकट कर दिए हैं, अब हमको मौका मिला है तो हमको पास भी एक शक्ति हो जाए। इसलिए यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एक आ सकता है। अगर आप इसको बनाने से अपना नोट्स बनाने के लिए, तो एक मद्रासी ऐसा है जहां पर बॉयकट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं की गई थी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इकोनॉमिक फ्रंट में क्या क्या जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो है यहां पर। तो इकोनॉमिक फ्रंट में हम देखेंगे कि ड्रामेटिक होता है, ड्रामा हो जाता है। ड्रामा कैसे, ड्रामा कैसे, सपोज कर लो एक आप दोस्त हो, लड़ लिए, या सपोज कर लो कि एक दुश्मन एक दोस्त है, दोनों लड़ लिए, और इसमें भी जो है कई लोग साथ दिए, इसमें भी का साथ दिए। अब 2 दिन के बाद देखते हो कि दोनों हंस रहे हो, ये दोनों बंदा हंस रहा है जिसके लिए लड़े थे। तो जो इनके साथ लड़े थे क्या कहेंगे, अरे यार जब तुम लोग का एक ही होना था तो हम लोग को काहे परेशान किया, ड्रामा ना किया, ये सबको परेशान किया कि नहीं किया। बस वही इकोनॉमिक क्षेत्र में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो आइडिया था ना, वो ड्रामा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ सो देख लीजिए इकोनॉमिक के सेक्टर में, कि जितने भी बॉयकट किया गया कि जहां भी शराब बेचने वाले दुकान होंगे बंद कर दिया करो, जितने भी फॉरेन गुड्स है या कपड़ा है उसको जला दो, इंपॉर्टेंट गुड्स जो है उसको बंद कर दो, सब बंद कर दिया। और 1 साल के अंदर जो है ना ब्रिटिश का जितनी भी इनकम वैल्यू होती थी सब जो है डिक्रीज हो गई, 102 करोड़ से लेकर 57 करोड़ तक आ गई। सोचो कितना उनका जो है नुकसान हुआ ये सब स्टेप लेने से। समझ में आ रही बात? हाँ। तो अब इसमें इससे क्या फायदा होगा, इंडियंस लोग को एक फायदा मिल जाएगा कि इंडियन मर्चेंट लोग को भी उनके कपड़े बनाने के भी जितने भी उद्योग धंधे जो होंगे, इंडस्ट्रीज हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, वो क्या होगी, बूम करेगी, राइज करेगी। क्योंकि ब्रिटिशर सबका तो लेना बंद कर दिए हैं, अब मौका मिल गया इंडियंस लोगों की, भैया स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो कपड़ा जो है खादी का कपड़ा बनाने लगा, लेकिन खादी का कपड़ा बहुत महंगा होता था, सबकी बस की बात नहीं था। लेकिन चूंकि मूवमेंट चालू हुई थी, जो होगा देखा जाए, चलो जी हम नहीं पहनेंगे। अब विदेशी कोई कपड़ा जो है मिल से बन के आता था तो कॉस्ट जो होता था वो कम होता था। जैसे आप चाइना का जो भी आप प्रोडक्शंस लेते हो तो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है इन कंपेरिजन टू आवर इंडिया। तो उसके पीछे लॉजिक है, वो अभी इकोनॉमिक्स में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, राइट।
तो ये हो गया। साथ ही साथ ये मूवमेंट जो है टाउन में स्लो डाउन हो गया। क्यों स्लो डाउन हो गया भाई? अब क्वेश्चन यहां से भी आएगा कि इन इकोनॉमिक सेक्टर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन द मूवमेंट इन टाउन्स एरियाज। Why slow down the process in towns during the non-cooperation movement in economic sector? तो नंबर 1, खादी कपड़ा बहुत महंगा होता था। ठीक है, खादी कपड़ा बहुत ही महंगा होता था जिसका जो है वेयर नहीं कर सकते थे। खादी कपड़ा मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, पुअर क्या कर सकते, इसको एफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए उन लोग जो है कपड़ों का जो है बहुत देर तक जो है बॉयकट नहीं कर सकते। कितनी दिन गरीब लोग जो है नंगे रहेंगे, बिना कपड़ों के रहेंगे। खादी कपड़ा तो खरीद नहीं सकते, महंगा है, तो विदेशी कपड़ा पहनने के लिए मजबूर हो गए, फिर वापस आ गए उसी ब्रिटिशर्स की ओर। इसीलिए मैंने कहा ये ड्रामेटिक है। दूसरी चीज, जितने भी बच्चे लोग बॉयकट किए थे स्कूल कॉलेज का, तो उसका अल्टरनेट सोर्स तो होना चाहिए। स्कूल खुलना तो चाहिए। सपोज के लिए स्कूल बंद कर दिया तो विदेशी तो खुलना चाहिए, जो खुला भी बहुत कम था, अब बहुत धीरे धीरे खुल रहा था। पढ़ाई तो सबको करनी थी उस समय, मजबूरन स्कूल की तरफ चले गए, आर्मी में चले गए, पुलिस में गए, जहां से उन लोग बॉयकट किए थे फिर उसी चीज में सब लौट करके आ गए। इसलिए इसको ड्रामा कहा जाता है। भाई इतना सब कुछ हुआ, घूम फिर के वहीं आ गया। अरे बस में यही हो गया ड्रामा इकोनॉमिक सेक्टर में। राइट, चलिए अब तो 40 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। केवल एक टॉपिक मैंने रॉयलेट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ाया, वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आधा हुआ। तो मैं कोशिश करूँगा फिर इसको कल दे दूँ। तो हर वीडियो में एक एक दिन देता चला जाऊँगा तो बहुत आप लोग को ये हेक्टिक हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करना मेरे लिए भी ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिफोर टाइम। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कि कम से कम आप 1 घंटा इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आप मुझे नहीं समझ में आता है कि किताब आपको देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो यू नीड एनी बुक। अगर यू नीड बुक, अगर आप जब पढ़ने बैठोगे तो सारी पॉइंट्स मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में सारा चीज़ मैंने डाल दिया, वो सारी चीज़ आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट पार्ट मैं बना दूंगा। और कमेंट्स आप लोग करें, शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, कि मैं देखता हूँ, मैं व्यूज़ देखते हो कि बंद कर देते हो कि बात बोरिंग हो रहा है, लेकिन 1 घंटा ज़रूर सुने। फिर भी अगर कोई मुझ में कमी होती होगी तो आप सब ज़रूर कमेंट भेजा करें। कुछ का कमेंट्स आता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको सुधारने की। और डीके आपका शायद प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मैंने कर दिया। जो आपने लिखा था कि सर प्लासी का जो ब्लैक होल की घटना आपने कंपेयर किया था जलियांवाला बाग से, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, क्यों नहीं, मैंने चर्चा कर दिया। और जो है एक भारद्वाज आपने किया था, डायमेंशन बड़ी होती है, तो डायमेंशन के लिए आप चिंता नहीं करें, आप पढ़ाई करें। मैं अगर चाहोगे तो 10 मिनट के लिए वीडियो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट्स हो आप सब कमेंट्स करें, मैं उसके अनुसार वीडियो बनाऊंगा। आफ्टर ऑल आप जैसे चाहोगे मैं बनाऊंगा, उसे पढ़ाऊंगा। राइट, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है। मैं अपना टेक्निक हो सकता है चेंज कर लूँ आप लोग के लिए। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलोअप करें। थैंक यू।